और आइए चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं। रत्नाकर जी इस वक्त हमारे साथ, बीजेपी के नेता इस वक्त मौजूद है। रत्नाकर जी, आपको नहीं लगता जिस तरीके से विपक्ष भी अपनी जीत को लेकर बात तो कर रहा है कि वो आश्वस्त है इसको लेकर, एक लड़ाई दिखनी चाहिए और ये लड़ाई दिखनी भी जरूरी है, वरना तो सिर्फ एक ये रिवाज बनकर रह जाएगा कि नंबर गेम आपके पक्ष में है तो जीतेंगे आपके प्रत्याशी ही। जी पूर्णिमा जी, देखिए लोकतंत्र में संख्या बल जो है बहुत बड़ा फैक्टर होता है और उसी बल के आधार पे जो है दल का नेता भी चुना जाता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी चुना जाता है। निश्चित रूप से ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो लोकतंत्र में सदन में संख्या बल के आधार पे ही चुनाव होता है और निश्चित रूप से इस समय संख्या बल जो है वह हमारी एनडीए गठबंधन की तरफ है। और जहां तक मैं ये चुनाव का नतीजों को देख रहा हूं तो निश्चित रूप से हमारी जीत जो है बिल्कुल सुनिश्चित है और प्रामाणिक जीत है और निर्णायक जीत होगी। और बस यही देखना है कि हमारा ये अंतर जो है कितने वोटों से होने वाला है। ये 100 वोटों से होने वाला है, 110 तो होने वाला है, अंतर क्या सरप्राइज के तौर पर बीजेपी के पास आ सकता है? क्योंकि विपक्षी एकजुटता का भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है, तो ये अंतर क्या सरप्राइजिंग हो सकता है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए? नहीं, जिस तरह से हमने रणनीति बनाई है उस तरह से कोई सरप्राइजिंग विपक्ष की तरफ से नहीं होगा, क्योंकि हमने क्षेत्रवार जो है वह समूह बनाया है और हर क्षेत्र में एक एक सांसद को प्रभारी मंत्री बनाया है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस पूरे ग्रुप को चुनाव तक लेके जाए और चुनाव कराए और एक भी वोट जो है वो खारिज ना हो। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि एक भी वोट खारिज नहीं होना चाहिए, तो हमारे खेमे से कोई क्रॉस वोटिंग की संभावना नहीं है। हाँ, अपितु इंडिया गठबंधन में इस तरह की जो है चीजें देखने को जरूर मिल सकती है। जी, तो किस किस का दिल पिघला लिया है एनडीए ने? नहीं, देखिए निश्चित रूप से अंतरात्मा की आवाज पे जो है ये उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि एक फोटो जो है बहुत तेजी से वायरल हुआ था, आप लोगों ने भी देखा कि एक पूर्व न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के पी सुदर्शन रेड्डी, वो जाते हैं एक सजा याफ्ता चारा चोर जो है लालू प्रसाद यादव, उनसे जाते हैं और वोट की अपील करते हैं। तो निश्चित रूप से ये तस्वीर जो है देश की जनता की आत्मा को झकझोर देने वाला तस्वीर है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात ये है पूर्णिमा जी कि देखिए ये इनके कैंडिडेट जो है पी सुदर्शन रेड्डी, ये बहुत विवादित रह चुके हैं, पूर्ववत में भी विवादित रह चुके हैं अपने फैसलों के लिए। क्योंकि मैं याद दिला दूं, बस्तर में जो सलवा जुडूम आंदोलन हुआ था वो आंदोलन नक्सलवादियों के खिलाफ था, वहां के जनता ने ये आंदोलन किया था, लेकिन उस आंदोलन को कुचलने का काम, उस पर प्रतिबंध लगाने एक सेकंड लूंगी, जरा एक सेकंड लूंगी। प्रियंका गांधी इस वक्त तस्वीरों में नजर आई थी और देखिए कतारबद्ध तरीके से अपनी बारी का इंतजार करते हुए तमाम सांसद अब धीमे धीमे एक एक करके आ रहे हैं, अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। इसी बीच में प्रियंका गांधी भी आपको नजर आई। इसके साथ ही इंतजार है अभी आपको मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी नजर आएंगे। रत्नाकर जी, अपनी बात को आप पूरा कर लीजिएगा सर। जी पूर्णिमा जी, मैं वही कह रहा था कि इंडी गठबंधन के वो उम्मीदवार हैं जो पी सुदर्शन रेड्डी जी, जिन्होंने अपने समय में जब वो न्यायाधीश थे तभी उन्होंने बहुत विवादित फैसले दिए थे। आपको याद होगा बस्तर जिले में एक सलवा जुडूम आंदोलन चल रहा था जो नक्सलवादियों के खिलाफ था, वहां की जनता ने किया था, लेकिन उस आंदोलन को कुचलने का काम, उस पर प्रतिबंध लगाने का काम इन्हीं के कैंडिडेट ने किया था, पी सुदर्शन रेड्डी जी ने किया था। उसकी वजह से, प्रतिबंध लगाने की वजह से वहां पे सैकड़ों लोग, नक्सलवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई और सैकड़ों लोग की जानें गई। तो ये इनके कैंडिडेट हैं, इनको कोई इस तरह का अच्छा कैंडिडेट मिल नहीं रहा था। इस तरह के कैंडिडेट ये उसी तरह से है। देखिए ये वन साइडेड मैच है, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ओवर में 50 रन बनाने जैसा है और इनके पास ना अभी बॉल बचे हैं ना उतना बड़ा स्कोर बनाना है, तो ये संभव ही नहीं है। अभी ये इंडी गठबंधन के लोग सिर्फ एक ही काम करेंगे इस चुनाव के बाद, ये आरोप लगाने का काम करेंगे। जैसा कि एक ओवर में मैंने बताया ना 50 रन बनाने हैं, अगर इंडी गठबंधन को बना नहीं सकता है तो अंपायर के ऊपर जो है वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं लोग। तो इसी तरह से ये आरोप कैसे लगेंगे? ईवीएम तो है ही नहीं सर, सीक्रेट बैलेट है, तो किस बात का आरोप लगेगा? नहीं, आरोप लगाने का, इन्होंने क्रॉस वोटिंग का जो है वो एक आरोप जो है प्रत्यारोप चालू रहेगा। देखिएगा अभी चुनाव 6 बजे के बाद जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद ही इनका स्टेटमेंट आना शुरू हो जाएगा। जी।
प्रशांत रायकवार भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है। प्रशांत रायकवार साहब, मैं सुन रही थी बी सुदर्शन रेड्डी साहब को कह रहे हैं मैं अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए आया हूं, संख्या बल आप लोगों के पास है नहीं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की विचारधारा की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई है। तो क्या पॉजिटिविटी ऐसी दिख रही है कांग्रेस को? उम्मीद बरकरार है इसका मतलब, और अगर है तो किस आधार पर है? धन्यवाद पूर्णिमा जी, आपने पुनः चर्चा में बुलाया और बहुत दिन बाद आपसे बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। बाकी सभी लोगों को नमस्कार मेरा। देखिए पूर्णिमा जी, पहली बात तो मैं यहाँ से आपको बता दूं कि ये जो आज भाई साहब रत्नाकर जी बता रहे हैं T20 मैच है, एक ओवर में 50 रन, तो ये मैच इनवैलिड है क्योंकि 21 जुलाई को जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दिया, वो ट्विटर के माध्यम से दिया और वो एक संवैधानिक प्रणाली के तहत नहीं दिया गया। खैर चलिए हटाइए, सरकार इन सब चीजों में इतनी विश्वास नहीं रखती है, तो आज के मुद्दे पे चर्चा कर लेते हैं। आप बोलने की क्या पॉजिटिविटी दिख रही है? पॉजिटिविटी देखिए पूर्णिमा जी, बहुत सिंपल सी बात है। हमारा प्रत्याशी एक बहुत ही एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, उन्होंने जुडिशरी के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है और वो किसी भी ऐसे संवैधानिक पद पे रहते हुए उन्होंने कभी कोई ऐसी बाईपार्टीशन कोई गतिविधियां नहीं की, जैसे कि जो माननीय CP राधाकृष्णन साहब हैं, उन्होंने जिस प्रकार की उनका बैकग्राउंड रहा है और यहाँ तक कि बोलना जाना पड़ा उनके लिए कि ये बिल्कुल जो पॉलिटिकल गेम नहीं खेलेंगे। अब वो जब गवर्नर रहते हैं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये सब यहाँ पे चर्चा करने का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है। अब रही बात चुनाव की, तो चुनाव में देखिए जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष के पास नंबर्स हैं और विपक्ष, क्योंकि विपक्ष में और बहुत मजबूती से भारतीय जनता ने हमको जिता करके विपक्ष का एक मजबूत आवाज संसद में रखी है, तो हमारे पास भी नंबर्स हैं। और बाकी क्योंकि ये अंतरात्मा की आवाज होती है, सांसदों का द्वारा दिए गए वोट के ऊपर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो सारे सांसद बिल्कुल आजाद हैं कि वो अपने हिसाब से अपने मतों का जो है इस्तेमाल करें। अब इसी में आप देखिए, अब बीजेपी जनता दल ने एक्सटेंड कर दिया, भारत राष्ट्र समिति ने एक्सटेंड कर दिया और बहुत सारे और ऐसे दल हैं जो छोटे छोटे दल हैं जो जिनको अपने अपने निर्णय लेने हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी को लेना है और जैसे कि बहुत सारे YSRCP को लेना है कि उनको आंध्र की अस्मिता पे जाना है कि नहीं जाना है। सुदर्शन रेड्डी जी वहां से आते हैं तो क्या उनको भाषाई और अपने प्रतिनिधित्व के बारे में क्या विचार है उनके, ये उनको निर्णय लेना है। तो ये हम उनके ऊपर छोड़ देते पूर्णिमा जी और शाम तक तो सारा हम लोग के सामने आ ही जाएगा जो भी परिदृश्य होगा। परंतु मैं इतना जरूर मानता हूं कि थोड़ी सी खलबली है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ये है कि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा राजीव प्रताप रूडी जी ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव लड़ा और उसमें जो गतिविधियां हुई और जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के बैक्ड एक कैंडिडेट थे, हमारे उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, आप भी जानती होंगी, और वो चुनाव में काफी बैक एंड फोर्थ हुआ, आगे पीछे हुआ और फिर अंततोगत्वा रूडी जी ने विजय प्राप्त की। तो इस बैकग्राउंड में अगर आप देखें पूर्णिमा जी, तो ये काफी महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक चुनाव है। अब देखना पड़ेगा कि 240 जो कमल के फूल के निशान पे जीत के सांसद आए हैं, वो अपनी अंतर्मन की आवाज सुनते हैं, उनकी अंतरात्मा की आवाज क्या कहती है। भाजपा के अंदर अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना गया है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस परिदृश्य में शाम तक क्लियर हो जाएगी पूर्णिमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लेकिन रायकवार साहब आज तो मन की बात साफ साफ कर लेनी थी ना। आज तो सब जानते हुए भी गोलमोल घूमने से कोई मतलब नहीं है। सब जानते हुए भी भाई अगर क्रॉस वोटिंग को इतना बड़ा आप अपना हथियार मान रहे हैं, भले ही आपके कैंडिडेट ना मान रहे हो लेकिन आपके साथी तो मान ही रहे हैं, अलायंस के अखिलेश यादव भी वैसा ही मान रहे हैं, लेकिन फिर भी ये समझना होगा ना कि फिर उसके लिए किया क्या आप लोगों ने, मतलब अपने संख्या बल को मजबूत करने के लिए इंडिया अलायंस ने किया क्या? अगर बीजेपी की बात करूं, सब वर्कशॉप लगातार हो रही थी, कोई जीरो एरर हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हो वोट कास्ट करने में, ये सब भी किया, मैन टू मैन मार्किंग उनकी तरफ से की गई, तो कांग्रेस ने ऐसा क्या किया? सिर्फ कहने से बात नहीं होती ना सर। नहीं पूर्णिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक पक्ष की बात मत करिए, विपक्ष ने और इंडिया अलायंस ने संसद के अंदर एक वृहद एक्सरसाइज करके सारे जो हमारे सांसद हैं उनको मतदान की प्रक्रिया से अवगत कराया और वो एक्सरसाइज वाइडली कवर हुई मीडिया में। हो सकता है आपने ना देखा हो, प्रथम बात। द्वितीय बात, सभी अलायंस के हमारे सहभागी जहां भी हमारे प्रत्याशी गए उन्होंने आपका समर्थन दिया, गर्मजोशी से उनका स्वागत किया
और तृतीय बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे मैं आप छोटा सा आपको बात उदाहरण दे देता हूँ, फिर से वही बात हो जाएगी कि जगदीप धनखड़ जी अभी भी वो कहाँ है, हाउस अरेस्ट में है, नहीं है, क्या है, उसके बारे में कोई हम लोग को जानकारी नहीं। और जो आपके ही द्वारा, मीडिया के द्वारा जो जानकारियां प्राप्त हुई, इसमें पता चला कि वो हरियाणा में एक राजनीतिक परिवार है, उनके फार्म हाउस में वो शिफ्ट हुए। अब ये भी देखना पड़ेगा कि जाट अस्मिता के नाम पे जो जाट प्रतिनिधित्व की बातें करती है पार्टियां, वो किधर जाती हैं, क्या वो बदला लेती हैं? मैं तो यही समझना चाहती थी कि आपने वो कौन सी अंतरात्मा की आवाज जगाने की कोशिश की, किसकी की, कैसे की? मीडिया के सामने ये सारी चीजें नहीं रखी जा सकती। ठीक, आप बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल वाइड ओपन मत करिए, आप स्ट्रैटेजी अंदर ही अंदर बनाते रहिए। हम तो खुद नतीजों का इंतजार करते हैं कि भाई विपक्ष की कोई तो स्ट्रैटेजी दिखे, तो मीडिया भी जमकर बोले कि भाई विपक्ष ने तो कमाल कर दिया। सिवाय नैरेटिव बनाने के और बातें करने से हासिल नहीं होता ना कुछ। सर्वेश जी भी हमारे साथ जुड़े, मैं आती हूँ रायकवाड़ साहब। सर्वेश जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आदिति मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए विपक्ष को आप सुन ही रही हैं, विपक्ष क्या कह रहा है। अच्छा, इसी बीच में बस अपडेट देना चाहूंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से वोट कास्ट कर दिया गया। प्रियंका गांधी हमने दिखाई थी, वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। आदिति, ये जो अंतरात्मा की आवाज जगाने की जितनी बातें हो रही हैं, वो क्या ऑन ग्राउंड नजर आई? क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि हो सकता है आपने ना देखा हो। तो ठीक है, हमने ना देखा हो, किसी का दिखा, किसी का दिखा नहीं, या उन्होंने कर दिया और कर दिया तो क्या असर दिखेगा? और दिखेगा तो बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र है। ये मुझे दुख होता है। और खैर बाय नाउ पूर्णिमा जी, आपको आदत हो गई होगी ये सुनने की कि मीडिया तो ऐसे है, मीडिया हमारी आवाज, अब तो आप यूज्ड टू हो चुकी होंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, जेबा जी अभी कह रही थी कि क्रॉस वोटिंग होगी संवैधानिक प्रक्रिया में। वो क्रॉस वोटिंग का एक नेशनल चैनल पर जिक्र करती हैं और फिर दूसरे ही क्षण कहती हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया के साथ चुनाव होना चाहिए। और फिर वो ये भी कहती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में देखिए क्या हुआ। तो भाई सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव किसी सरकार का चुनाव नहीं था, या उसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं थी। ये हाउस का चुनाव है, ये उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव है, संवैधानिक चुनाव है। ये बहुत सारी फर्क हैं जो समझना होगा। देखिए, ये बैठे बैठे उम्मीद करना क्रॉस वोट हो, और इस बात का ये करना कि क्रॉस वोट हो और उसकी मतलब जिसे बोलते हैं तारीफ करना और इंतजार करना, ये क्या दर्शाता है ये आप भी समझती हैं। अच्छा, अब इसका मतलब अभी विपक्ष जो सुन रहे होंगे ना, वो कह रहे होंगे कि अरे ये तो मीडिया गोदी मीडिया है, उनकी आदत है ऐसा कहेंगे। देखिए, बात है तैयारी की, इसमें कोई दोहराई नहीं। ये खुद विपक्ष जानता है कि नंबर गेम है, लोकतंत्र में नंबर इंपॉर्टेंट है। देश में सरकार वो बनाता है जिसका नंबर ज्यादा है, विधानसभा में वो बनाता है जिसके नंबर ज्यादा आते हैं, और वो नंबर जनता ने दिए होते हैं। और फिर वही विपक्ष के जो कैंडिडेट है वो अंतरात्मा का जिक्र कर रहे हैं, तो करने दीजिए ना। बात यह है कि आप किसको रिफ्रेन कर सकते हैं, आप क्या स्ट्रैटेजी बिछा सकते हैं, आप अपने सारे सांसदों को कैसे सही तरीके से वोट करा सकते हैं, यही तरीका होता है, यही तरीका होना चाहिए। अच्छा, ये बात नहीं कि बीजेपी ऐसा नहीं करती आयोगी, ऑपरेशन लोटस के लंबे जिक्र सुने हैं हमने, लेकिन हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रह के इसका जिक्र और इसको दिखाते भी हैं। पर सवाल यह है कि आज का दिन नंबर गेम का दिन होता है, और नंबर गेम एनडीए के पक्ष में है, आप तस्वीरें देख रहे हैं। उसके साथ साथ तैयारी का भी दिन होता है कि जैसे पिछली बार 9 वोट और उससे पहले 15 वोट खारिज हुए थे, वो ना हो। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर विपक्ष ये या पक्ष ये तैयारी करे कि कोई खारिज ना हो भाई हमारी तरफ से, नहीं तो आपको एक खारिज वोट बहुत भारी पड़ता है, सामने वाले का एक खारिज वोट आपके लिए बहुत अच्छा संकेत हो सकता है। तो बस तैयारी का दिन है, नैरेटिव का दिन है जो बनाया जा रहा है। सीधा सीधा सवाल यही है कि आज शक्ति प्रदर्शन में जो भी जितना भी फासला दिखता है वो सीधा सीधा बिहार चुनाव की रणभूमि में जाने वाला है, और उसके बाद से आज शाम के 6 बजे बाद से बिहार चुनाव का ऑफिशियल आगाज भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो पक्ष है, सत्ता पक्ष है, उसने और भी तमाम तरीके के नैरेटिव देने की कोशिश की है। अपने पक्ष में दिया है कि तमिलनाडु के हैं, साउथ के ओबीसी को हमने बनाया, जो ऐतिहासिक इतिहास में पहली बार हुआ है। साउथ से बने लेकिन ओबीसी आज तक नहीं बना। दूसरी बड़ी बात है कि हमने, अब आपको ये बात है कि जो विपक्ष के जो तमिलनाडु की जो पार्टी है, अब वो तय करे कि आप तमिलनाडु के व्यक्ति के अगेंस्ट जा रहे हैं क्या। ये एक आपने जैसे बोलते हैं कि पॉलिटिकल या कहें कि प्रेशर उनके ऊपर डाला ही है जाहिर तौर पे। तो ये तमाम तरीके की चीजें हैं, और वही विपक्ष कह रहा है कि वैचारिक बात है, पर अंततः ये सबको समझना, और सब समझते भी हैं कि ये जो चुनाव होता है ये नंबर गेम होता है, नंबर जिसके पक्ष में है वो चुनाव जीतता है। बस कदम फूक फूक के रखने हैं जिससे कि कोई वोट खारिज ना हो, जिसकी प्रक्रिया भी चल रही है लगातार।
ठीक है, और कोई भी तस्वीर जब आंखों के सामने हो तो उसका जिक्र होना चाहिए। अभी अभी तस्वीर मेरे सामने से अदिति गुजरी, मल्लिकार्जुन खड़गे और आगे बढ़ रहे थे और उनके हाथ में हाथ थामे नितिन गडकरी साहब नजर आए। वोटकास्ट करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे थे। बहरहाल ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं वोटिंग के दौरान, जब साथ में बातचीत करते हुए देखते हैं। लेकिन बहरहाल लेट्स स्टिक टू, ये वो तस्वीर है जिसकी मैं बात कर रही थी। बातचीत करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हाथ में हाथ थामे हुए नितिन गडकरी साहब आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही क्योंकि वोटकास्ट करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। इससे पहले हमने देखा कि कैसे जयराम रमेश बातचीत करते हुए अर्जुन राम मेघवाल के साथ नजर आए। ये बड़े लाइटर मोमेंट्स होते हैं और ऐसे में एक चिटचाट, एक बातचीत करने का भी एक मौका मिलता है। बहरहाल सर्वेश पाठक जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि एक और आरोप बड़े गंभीर हमेशा से लगते रहे और आरोपों की तो बौछार होती है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी कहा जाता रहा पिछले कुछ टर्म में देखते हुए कि एक संवैधानिक पद पर सियासी दखल लोकतंत्र को कमजोर करती है। अगर उस तरफ के ये आरोप हैं तो इस तरफ बीजेपी ने भी आरोप लगा दिया कि भाई कैसे सुदर्शन रेड्डी साहब मुलाकात करने के लिए लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए पहुंच गए। लड़ाई तो संवैधानिक पद की है, तो बराबरी अगर होनी चाहिए तो फिर दोनों तरफ से होनी चाहिए, और फिर आरोप लगेंगे तो दोनों तरफ लगेंगे। पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए पूर्णिमा जी, हमारी विडंबना कहिए, ये भारत के इतिहास का काला दिन कहिए, या भारत का जो पार्लियामेंट सिस्टम है उसकी दुर्गति कहिए, तो ये सब चीजें देखने को मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव जो हैं वो एक सजा याफ्ता है, बाकी के नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगता है। आप कहेंगे कि बीजेपी भी तो जो आरोपी है उसको पार्टी में शामिल करती है। अगर वो केस में बरी हो जाए या फिर लालू प्रसाद यादव की तरह सजा याफ्ता हो तो आप बीजेपी को भी घेरिए और मैं भी घेरूंगा, लेकिन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये बंदा अपराधी है, चारा चोर है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद रखा है, उसके सब काम कर रहा है, पॉलिटिकल रैली में भाग ले रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आता नहीं है। तो यहाँ पे हर पहलू को हमको देखना पड़ेगा। हमारा जुडिशियल सिस्टम भी जो है वो एक अलग किस्म से व्यवहार करता है। रही बात की विपक्ष के कैंडिडेट का, तो देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाना और हमें कह देना कि ये संवैधानिक पद है, ये कभी सही होता ही नहीं है। संवैधानिक पद होता तो फिर ये वोटिंग क्यों होती भाई? वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही रिप्रेजेंट करते थे पहले, उस पद पे जाके बैठेंगे, बाद में उस पद की गरिमा के लिए वो निष्पक्ष होके उस पद की जो भी व्यवस्था है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको संभालेंगे। यहाँ पे जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है वो सामने दिखता है। एनडीए के कैंडिडेट के बारे में क्या आरोप आप लगाना चाह रहे हैं? अभी यहाँ पे आपका संख्या बल, आपकी जो एनडीए अलायंस है उसका जो मजबूती के साथ आप कहते हो वो आप करके दिखाओ ना। अभी अदिति जी ने बोला था कि जो तमिलनाडु के जितने एमपी हैं वो भी तो अपने अंदर की अंतरात्मा की आवाज को जगा सकते हैं। भले एनडीए का जो कैंडिडेट है वो बीजेपी का है और वो आरएसएस बैकग्राउंड से आता है, लेकिन है तो तमिलनाडु से, वो भी ओबीसी कम्युनिटी से, वो रिप्रेजेंट तो तमिलनाडु स्टेट को कर रहे हैं भारत के इस पटल पे। इससे पहले भी साउथ के बहुत सारे प्रेसिडेंट हुए हैं, क्या कहते हैं, नारायणन जी हो गए, अभी वो वाइस प्रेसिडेंट ही देख लीजिए बीजेपी के ही वेंकैया नायडू जी थे। यहाँ पे आप अगर अपने दामन में दाग लगा के बैठे हो तो दूसरे पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। और आपने लालू यादव जी से मिलना, मेरे को नहीं लगता रेड्डी सर को मिलना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। पार्टी थोड़ा सा आवाज में सर्वेश जी, थोड़ा सा आपकी आवाज में दिक्कत है। जल्दी से एक छोटा सा जवाब अदिति आपसे लेते हुए फिर मैं ब्रेक की तरफ जाना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि ये विपक्ष की एकजुटता दिखाने का, और खास तौर से देखिए बिहार चुनाव से पहले, बंगाल चुनाव से पहले, आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्या ये विपक्ष के पास एक बड़ा मौका भी है अपनी एकजुटता को दिखाने का?
बड़ा भी है और इन अ वे बिहार चुनाव से पहले आखिरी भी है। देखिए, हम अडानी वाले मामले में आपने देखा कि जब वॉकआउट राहुल गांधी जब नाराज होते थे तो बहुत सारी पार्टियां उनके साथ नहीं होती थी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी बिजनेसमैन से हेड ऑन लेने से पहले सोचती थी। तो आपने देखा कि एकजुटता ही नहीं थी। राहुल गांधी अडानी को और मोदी को लेकर जिक्र करते थे तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी यानी इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं नजर आता था। फिर धीरे धीरे ऐसे मुद्दों पर एकजुटता दिखी, जैसे एसआईआर पे आपने जबरदस्त एकजुटता देखी। पिछले 2 जो लोकसभा रहे उसको पूरे सत्र वॉकआउट हुए, क्या दिखा? एकजुटता दिखी। ऑपरेशन सिंदूर पे एकजुटता दिखी। आपने तब की बात करूं जब पुरानी संसद भवन में थे तब अविश्वास प्रस्ताव पे एकजुटता दिखी। तो जरूरी होता है आपको देश भर में मैसेज देना कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। अलग अलग भले ही उससे आते हैं क्षेत्र से, लेकिन एकजुट है विचारधारा पे। तो यहां पर यही प्रूफ करना था आपको। पिछले जो 1 महीने का समय मिला, नोटिफिकेशन जारी हुआ उससे लेकर अब तक, आपको एक एक के घर जाकर राहुल गांधी को बतौर एलओपी जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील किया कि भाई हम एक भी खारिज वोट अफोर्ड नहीं कर सकते, ये करने की जरूरत थी। और वो आज नतीजों में नजर आएगा क्योंकि एकजुटता दिखानी है। जैसे आपने मैच में एक साइन देखा होगा ग्रेटर देन, तो यहां पर ये दिखाना था कि इंडिया गठबंधन स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन एनडीए, ये दिखाने की इक्वल टू एनडीए, ये दिखाने की जरूरत थी। अब ये देखना होगा, अगर कई लोग एब्सटेन ऑलरेडी कर चुके हैं, चलिए वो तो उसका किसी गठबंधन का हिस्सा भी नहीं थे, पर अब इंडिया गठबंधन कितना एकजुट है ये वो तस्वीर होगी जिस पर क्लेम करते हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव। ये वो तस्वीर होगी जो आज शाम को ठीक 6 है, बजे लेकिन तक इन आपके लोगों का सामने नजर आएगा। एब्सटेन करना एनडीए को नंबर्स के लिहाज से अगेन एक मजबूती देकर गया। उनका मौजूद रहना भले ही ऑपोजिशन को एक एड ऑन देता, लेकिन उनका एब्सटेन करना जरूर एनडीए के लिए फायदेमंद हो रहा है।